Assalamu alaikum. How are you? I hope you all are fine and good. In the last lecture, we have learned about the book one, A Tale of Two Cities, Recall to Life. Basically, the book one consists of six chapters, and we have discussed about the detailed summary and character analysis. So, in today's lecture, we learn about the second book of A Tale of Two Cities, called or titled as The Golden Thread. So, So the title significance of book 2, The Golden Thread, relates to Lucy Mann's hair that basically recalls the memory of her mother to Dr. Manet. अब बेसिक गोल्डन थ्रेड जो है वो लूसी मैनेट के हेयर्स को कहा गया है यहाँ पे, जो उनके मदर के साथ उनको रिलेट करते हैं, जो फिर उनकी जो डॉक्टर मैनेट की जो मेमोरी है उसको रिकॉल कराने में उनकी हेल्प करेंगे। बेसिकली उनको जो मेंटल उनकी कॉन्शियसनेस है या जो स्टेट है वो स्टेबल नहीं है ड्यू टू इन प्रिजन फॉर 18 ईयर्स टॉर्चर और जो भी उनके साथ वहाँ पे जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए जिसकी वजह से वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हैं और जो किसी को वो यानी कि पहचान नहीं रहे। और अपने यानी कि जब उनका नाम पूछा जाता है तो वो एक ही यानी कि आंसर देते हैं कि 105 नॉट टावर। बेसिकली उनकी वो सेल का नंबर है या जो भी उनका वट टैग था। सो इस बुक 2 के अंदर हमें दिखाया जाएगा कि किस तरह यानी कि जो एलीट क्लास है वो अपने पावर, वेल्थ और रेपुटेशन को यूज़ करते हुए जो लोअर क्लास है उसको एक्सप्लॉइट करती है। बेसिक जो इंडिकेशन है टुवर्ड्स फ्रेंच रेवोल्यूशन उसका यानी कि दिखाया जाएगा। इसके साथ साथ जो है चार्ल्स डार्ने का जो फर्स्ट ट्रायल है या फर्स्ट रेजरेक्शन जिसे हम कह सकते हैं वो किस तरह हुई और कौन कौन से इसमें कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो बेसिक हम इसमें डिटेल के साथ देखेंगे। सो स्टार्ट विद द टेलीसन बैंक डिस्क्रिप्शन। सो टेलीसन बैंक बेसिकली होल्ड करती है एलीट क्लास के अकाउंट्स को, उनको यानी कि देखती है। इसके अंदर हमने देखा था जिस फर्स्ट बुक के अंदर कि मिस्टर जेवरिस लॉरी जो हैं वो एक क्लर्क हैं एट टेलीसन बैंक ब्रांच ऑफ लंदन, ठीक है, जो डॉक्टर मैनेट के अकाउंट को लुक आफ्टर करते हैं उनकी डेथ के बाद। बेसिकली जो डेथ नहीं हुई है, जो इम्प्रिजन थे 18 साल से पेरिस के अंदर। एज इट इज़ मिस्टर जेवरिस लॉरी के साथ साथ जेरी क्लेंजर भी वहाँ पे काम करते हैं टेलीसन बैंक के अंदर एज अ पोर्टर, एज अ मैसेंजर, जिनका यानी कि वहाँ पे काम ये है कि वो फाइल्स या मैसेजेस या ऑर्डर्स जो हैं वो दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ, ठीक है। ये उनकी टोटल ओवरऑल जो है जॉब डिस्क्रिप्शन थी। मगर उनकी जो जॉब है बेसिकली वो ये नहीं है, उनको वहाँ से इतनी वेल्थ नहीं मिलती या वेज नहीं मिलती जो उनके रिसोर्सेज को फुलफिल कर सके, जिसकी वजह से ना एक साइड बिजनेस भी स्टार्ट किया हुआ था और जिसकी वजह से वो अपनी यानी कि आमदनी को इक्वल कर रहे थे। सो बेसिक टेलीसन बैंक जो है वो रिप्रेजेंट करता है एलीट क्लास के पावर ऑफ यानी कि यूज़ ऑफ पावर को, वेल्थ को, रेपुटेशन को, और किस तरह यानी कि वो पुअर क्लास को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ओवरऑल ये जर्नलिस्ट की डिस्क्रिप्शन थी। अगर हम बात करें कि जेरी क्रंचर की ट्रू जॉब की और उसके फैमिली बैकग्राउंड की, तो इसमें ये है कि उसकी एक वाइफ है जेरी क्रंचर की और इनका एक बेटा है 12 साल का। अब ऐसा चाहिए यानी कि ये इनकी जॉब तो है जो एक सूटेबल जॉब है, जो ऐसा जिनको यानी कि दिन भर कोई यानी कि हार्डशिप नहीं करनी पड़ती, मगर एट द नाइट ये जब आते हैं अपने यानी कि जॉब से तो इनके कपड़ों पे मिट्टी, रस्ट वगैरह इनके हाथों पे होती हैं और जिसकी वजह से इनके जो जॉब है वो थोड़ी सस्पिशियस बन जाती है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इनकी जॉब जो है वो इतनी इनको इनकम नहीं दे रही थी कि अपनी ये फैमिली को सपोर्ट कर सके। सो इन्होंने एक साइड बिजनेस स्टार्ट किया हुआ था। वो ये था कि जब जेरी क्रंचर यानी कि अपनी टेलीसन बैंक की जॉब से फ्री हो जाते थे तो ये रात को ग्रेव यार्ड के बाहर इंतज़ार करते थे। अब ग्रेव यार्ड पता ही है कि कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में जारी बात है जो लोग मर जाते हैं उनकी वहाँ पे कब्रें होती हैं। अब रोज़ ये वहाँ पे आके शाम को उसके पास यानी कि इंतज़ार करते थे कभी कोई नया यानी कि जो डेड बॉडी है वो वहाँ पे आए और ये फिर उसको जाके डिग आउट करें दोबारा से, और लोगों के जाने के बाद यानी कि और फिर वो उसको आगे सेल आउट कर दें और जैसे उनकी वो जो आमदनी है एक्स्ट्रा यानी कि जो इनकम है वो उनको मिल सके। अब बेसिक यानी कि ये बात किसी को भी नहीं पता थी
कि ये जो जेरी क्लिंचर हैं ये इस तरह यानी कि एज अ साइड बिजनेस ये काम करते हैं। जो ये यानी कि डेड बॉडीज जो यानी कि दफना के लोग जाते थे, उनके जाने के बाद वो निकालते थे और वो एक फिर डॉक्टर या साइंटिस्ट को दे देते थे कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए, या वट एवर जो भी उनके वो ऑर्गन्स वगैरह वो निकाल के सेल आउट करते थे, जिससे वो एक हैंडसम अमाउंट यानी कि अर्न कर लेते थे और वो फिर जो अपने इनकम है उसके साथ वो रिसोर्सेज को कर सकें। इसमें बेसिकली अब ये होता है कि अब एक दफ़ा तो यानी कि सस्पिशियस होगी, यानी कि वो जब काफ़ी दफ़ा ये यानी कि जारी बात है वो कर चुका हुआ था ये काम। तो जब भी यानी कि वो घर आता था ना, वो अपने बेटे से जाके मिलता था, यानी कि उसको गुड नाइट कहता था, फिर जाके सोता था। अब बार बार इस चीज़ को यानी कि नोटिस उसके बेटे ने किया कि अब फादर की इस तरह की कोई जॉब भी नहीं है कि ऐसा सच वो यानी कि हमेशा अपने फादर के साथ बैंक भी जाता था कभी। तो अक्सर होता ये था कि जब जेरी क्रंचर अपने बेटे को बैंक में अपनी जगह खड़ा करके जाता था, उस डोर उस यानी कि रूम के बाहर जहाँ पे उसने यानी कि ड्यूटी देनी होती थी एज अ पोर्टर या मैसेंजर, तब उसके आने यानी कि वहाँ पे वापस आने के बाद वो बेटा उसके यानी कि कपड़े गंदे देखता था कि उसके कपड़े गंदे हैं, यानी कि मिट्टी लगी हुई है हाथों पे, यानी कि मिट्टी है। तो वो ऐसा कहता था कि फादर तो मेरा बैंक में काम करता है, वहाँ पे तो इस तरह की कोई मैंने चीज़ देखी भी नहीं है कि वहाँ पे कोई मिट्टी हो या ऐसी कोई यानी कि काम हो मशीनरी वाला कि जिसको यानी कि हाथ लगाए से उसको हाथ गंदे होने या कपड़े गंदे होने, जिसकी वजह से वो सस्पिशियस था। उसने फादर से यानी कि बात करने की भी कोशिश की, मगर उसके फादर ने कोई उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर एक दिन रात को उसने यानी कि प्लान किया कि वो फादर का पीछा करेगा। उसे पता चल चुका हुआ था कि फादर अब कोई ना कोई काम ऐसा करता है जिसकी वजह से इनके कपड़े गंदे होते हैं, या ऐसा यानी कि उनकी जो इनकम है वो किस तरह यानी कि सूटेबल है। क्योंकि जो उनकी मदर है, जायकंजा की जो वाइफ है, वो बेसिकली बार बार उनको यानी कि कर्स भी करती है, क्योंकि वो एक दिखाई हुई है कि जो रिलीजियस वूमेन है, जो अपने रिलीजन की तरफ बहुत यानी कि क्लोज है, और वो बार बार ये कहती हैं कि जो काम तुम करते हो तुम प्लीज़ उसे छोड़ दो, तुम ये जो गलत काम कर रहे हो यानी कि डेड बॉडीज को सेल आउट करना। तो अब उसने एक दिन यानी कि रात को अपने जो फादर हैं उसका यानी कि पीछा किया, और फिर उसको पता चला कि जो बेसिकली जेरी क्रंचर है वो डेड बॉडीज को सेल आउट करता है, यानी कि उनके ऑर्गन्स को सेल आउट करता है टू द साइंटिस्ट या फिजिशियंस आप कह लें। ठीक है, और फिर उसे एक हैंडसम अमाउंट जो है वो अपनी यानी कि इनकम में ऐड करके वो अपने रिसोर्सेज को कवर अप करता है। ये टोटल ओवरऑल जो थी वो जेरी कंचर की जॉब डिस्क्रिप्शन थी, और उसकी ट्रू जॉब जो थी बेसिकली बताया गया उसके अंदर। सो बे जो इवेंट है इस बुक के अंदर वो है चार्ल्स डार्विन का जो फर्स्ट ट्रायल है एट ओल्ड बैली। बेसिकली ये कोर्ट बिल्डिंग है लंदन के अंदर, उसका नेम है। जो केस था, जो एलिगेशन थी इसके ऊपर कि ये एक इमिग्रेंट है और एक फ्रेंच लैंग्वेज का यानी कि टीचर है, बेसिकली जो एज अ स्पाई काम कर रहा है फ्रांस के लिए, ठीक है, इंग्लैंड के अंदर। अब टोटल ओवर बात स्टार्ट इस तरह हुई कि जब चार्ल्स डाल ने यानी कि फ्रांस से लंदन की तरफ आ रहा था, दो लोगों ने यानी कि इसको देखा किसी थर्ड पर्सन के साथ, जो ये बात कर रहा था, और उसमें यानी कि कुछ उसने डॉक्यूमेंट्स को एक्सचेंज किया, और जिसकी वजह से ये एक सस्पिशियस स्पाई बन गया लोगों के लिए। उसमें दो लोग थे, जो रॉजर क्ले और जॉन बरसाट, इन्होंने इसको एज एलिगेशन इस पे यानी कि यूज़ किया कि ये एक फ्रेंच स्पाई है जो इंग्लैंड की वीकनेसेस यानी कि जो उसका दुश्मन है उसको दे रहा है। मगर चार्ल्स डार्विन ने इस चीज़ से रिनाउंस किया कि मैं यहाँ पे एज आ इमिग्रेंट तो हूँ, ये बात झूठ नहीं है, मगर मैं एज अ फ्रेंच लिटरेचर और लैंग्वेज का टीचर काम कर रहा हूँ यहाँ पे। आप इस चीज़ की कंफर्मेशन कर सकते हैं डॉक्टर मैनेट और लूसी मैनेट से, क्योंकि मैं उनका सन इन लॉ बनने वाला हूँ इन फ्यूचर। इसके बाद जो है ट्रायल में यानी कि लेके आया गया डॉक्टर मैनेट और लूसी मैनेट को, उनसे इस चीज़ की कंफर्मेशन की गई, और फिर एज सच यानी कि इसको कंफर्म कर लिया गया ये, मगर उनके पास कोई एविडेंस नहीं था कि ये इनका यानी कि साथ है। फिर यहाँ पे हमें मेन करेक्टर ऑफ इस नावल का जो है सिडनी कार्टन है, जो बेसिकली लॉयर के साथ उसका पर्सनल या लीगल एडवाइज़र आप कह लें उसके साथ काम कर रहा है। वो बेसिकली सिडनी कार्टन भी एक लॉयर ही है, मगर उसका थोड़ा सा रगिश सा दिखाया हुआ है और अल्कोहलिक है ये।
जिसकी वजह से इसकी जो करेक्टर बेसिकली जो है वो एनालिसिस ये है कि वो काम में फोकस नहीं करता, डल पर्सनालिटी है इसकी। मिस्टर स्टाइवर जो है एक और मेन कैरेक्टर है इस नावल के अंदर, जो चार्ल्स डार्विन की हेल्प कर रहे हैं इन हिज ट्रायल, यानी कि बेसिकली वो डिफेंड लॉयर हैं उनके। वो इस चीज़ में फिर यानी कि उनकी मदद करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिडनी कार्टन। वो उनको एक नोट देते हैं जिस पे लिखा होता है कि ये यानी कि नहीं है। फिर यानी कि वहाँ पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जिसमें यानी कि सिडनी कार्टन जो है अपनी अपीयरेंस को के रिवील करते हैं, और जिसमें फिर चार्ल्स डार्विन और सिडनी कार्टन की रिजेम्बलेंस दिखाई गई है, और जिसकी वजह से कोर्ट ये फैसला नहीं कर पाता कि इन दोनों में से असली स्पाई या असली चार्ल्स डार्विन कौन है, जिसकी वजह से फर्स्ट जो उनकी ट्रायल है वहाँ से चार्ल्स डार्विन बच जाते हैं, रेस्क्यू किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सिडनी कार्टन रिजेम्बलेंस। और फिर फर्स्ट यानी कि जो है टाइम चार्ल्स डार्विन की रेजरेक्शन इसमें दिखाई गई बाय द रेस्क्यू ऑफ सिडनी कार्टन रिजेम्बलेंस। ओवरऑल इस चैप्टर जो ये था उसको चार्ल्स डार्विन की ट्रायल के अंदर उसकी जो सस्पिशियस जो आइडेंटिटी थी उसको रिवील करवाया गया, और इमिग्रेंट जो उसकी बेसिकली जो स्पाइनेस थी उसकी उसको ख़त्म करके रेस्क्यू दिखाया गया। ये हमारे नावल का सेकंड कैरेक्टर था जिसके थीम ऑफ रेजरेक्शन यूज़ की गई है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इस बुक 2 का जो मेन इवेंट है वो दिखाया गया है पावर और उसका मिसयूज है, जो बेसिकली सेटिंग है पेरिस के अंदर सेंट एंटनी जो इसका एक टाउन है स्मॉल, उसके अंदर दिखाई गई है। अब बेसिकली ये रिवॉल्व कर रही है या फोर शेडो करी है फ्रेंच रेवोल्यूशन के मेन एक्ट को। ठीक है, इसके बाद यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। इसमें एक यानी कि चाइल्ड है उसकी डेथ के बारे में दिखाया गया है, जो गैस्पर्ड जो करेक्टर है उसका बेटा है, जो लॉर्ड या मॉन्सिनियर मार्क्यूस की कार्ट के नीचे बेनहमी यानी कि क्रश हो जाता है, कुचला जाता है, और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अब लॉर्ड मॉन्सिनियर बेसिकली जो है वो चार्ल्स जो डार्विन है बेसिकली चार्ल्स एवरमॉन्ट है उसका अंकल है, और वो यानी कि बहुत ही वहाँ पे रेपुटेटेड पर्सनालिटी है इन पेरिस सेंट एंटनी के अंदर। अब जब ये यानी कि अब उस गली में से गुजर रहा होता है अपनी कार्ट के ऊपर तेज़ी से, तो इसका जो चाइल्ड है बेसिकली गैस्पर्ड का, वो बेध्यानी में रोड क्रॉस कर रहा होता है और वो उसके नीचे आके मर जाता है, जिसकी वजह से गैस्पर्ड बहुत परेशान होता है और रोता है और कहता है कि तुम लोग जालिम हो, तुम लोगों के अंदर बिल्कुल भी रहम नहीं है। तो यहाँ पे हमें एक्ट ऑफ जो है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर्स दिखाई जाती है। ये बेसिकली जो वाक़या हुआ है वो मिस्टर और मिसेस डिफार्ज की जो वाइन शॉप है उसके पास हुआ है, जिसका यानी कि वो चीख सुनने के बाद यानी कि गैस्पर्ड की और बच्चे की, तो वो सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। फिर जो मिस्टर डिफार्ज हैं वो भी इस चीज़ से यानी कि बहुत यानी कि अपने दुख का इजहार करते हैं कि अब ये क्या हो गया, एक फैक्ट जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, जिसकी वजह से वो लॉर्ड जो मॉसनियर है बेसिकली मार्क्यूस से बात करते हैं कि आपको ध्यान से इस चीज़ यानी कि ध्यान रखना चाहिए था इस चीज़ का कि आपकी कार्ट अगर आप गुजार रहे हैं तो उसके नीचे कोई चीज़ तो नहीं आ रही है, उसके रास्ते में कोई चीज़ तो नहीं है कुछ भी, यानी कि कोई यानी कि गुजर रहा है कोई जानवर कोई इंसान, तो आपको इसका ख्याल रखना चाहिए था। तो उसने कहा मैं अब इस चीज़ का क्या कंपनसेट कर सकता हूँ। वो एक जो कॉइन है वो उसकी तरफ उछाल के फेंक देता है कि ये लो, ये तुम्हारे यानी कि बेटे का जो कफन है इससे तुम कर लेना जो भी है तुमने करना, उसकी यानी कि फ्यूनल का जो है वो आप इंतज़ाम कर सकते हैं। जिसकी वजह से वो एक्ट जो है दिखाया गया है कि पावर जो है वो अपनी यानी कि मिस यूज़ कर रहा है, वेल्थ को यानी कि यूज़ कर रहा है। अब जिसकी वजह से डिफार जो है वो दोबारा यानी कि उठा के वो जो सिक्का है जो उसने गैस्पर्ड की तरफ फेंका होता है वो उठा के उसके वापस कार्ट में फेंक देता है कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे पैसे की ज़रूरत नहीं, हमें तुम्हारे अंदर एहसास यानी कि तुम्हारे अंदर एहसास होना चाहिए, तुम्हारे अंदर इंसानियत ही नहीं है तो तुम हमारा क्या एहसास करोगे या तुम्हें किसी की दर्द का क्या एहसास होगा।
अब बेसिकली इसका जो ग्रज था गैस्पर्ट का, उसका ये था कि उसने अब रिवेंज लेना था अपनी जो यानी कि चाइल्ड की डेथ का, बेसिकली जो मर्डर हुआ उस इनोसेंट चाइल्ड का। उसने अब क्या किया, उसने गैस्पर्ट ने एक दिन यानी कि जब उसको मौका मिला तो उसने जाके मोसनियर जो था बेसिकली चार्ल्स एवरमॉन्ट का जो अंकल था उसको जाके उसने मर्डर कर दिया, और उसका यानी कि उसने सर काट कर नेज़े पे लटका दिया, यानी कि उसको दिखा दिया कि अब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो उसका स्टार्ट हो चुका। इसको यानी कि जॉर्डन्स हेड कहा गया है वहाँ पे, टाइटल सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मेन कोर यानी कि बात आती है जब उसको थोड़ा सा यानी कि शक होना स्टार्ट होता है डॉक्टर मैनेट को चार्ल्स डालने पे कि वो इस तरह यानी कि क्यों रह रहा है और हमसे इतनी यानी कि जो रिलेशनशिप्स हैं वो क्यों यानी कि बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्या वजह है। फिर इसको पता चलता है कि जो लूसी मैनेट है और चार्ल्स डार्ने हैं वो आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं, तो वो इस चीज़ को सोचते हैं और कहता है कि जो भी यानी कि बेसिकली इसको ट्रू प्रोमिस यानी कि कहा गया है जो डॉक्टर मैनेटो से लेते हैं डार्ने से। अगर पहला तो ये था कि लूसी की रिस्पेक्ट और ओपिनियन को यानी कि तुम करोगे, और साथ साथ कि वो जो भी यानी कि तुम्हारे अंदर जो फ्लॉ है जो भी तुम यानी कि छुपा रहे हो अगर हमसे और कुछ, अगर उसके अगर बारे में वो जानती है लूसी मैनेट तो फिर मुझे कोई मसला नहीं, तुमसे शादी कर सकते। अब यहाँ पे जो है चार्ल्स जो डार्ने हैं वो बेसिकली अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा होता है, मगर उसे पता होता है कि इसको पता चल चुका है कि मैं कोई चीज़ छुपा रहा हूँ। तो वो फिर कहता है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, तो वो फिर आके बताने की कोशिश भी करता है मगर ऐसा वो बता नहीं पाता, और थोड़ी सी हिंट उसको दे देता है डॉक्टर मिनट को जिसकी वजह से वो फिर से एक अनकॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं और दोबारा से वो शो मेकिंग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको इंडिकेशन हो जाती है कि ये यानी कि उसी एवरमॉन्ट फैमिली से बिलोंग करता है जिसकी वजह से मैंने 18 साल सफ़र किया, अब मेरी बेटी की बारी है, जिसकी वजह से वो रोकना भी चाह रहा होता मगर वो शादी हो जाती है। अब डॉक्टर मैनेट को यानी कि ये अंदाज़ा हो चुका हुआ है कि अब जो चार्ल्स डार्ने है बेसिकली जो चार्ल्स एवरमॉन्ट है वो एवरमॉन्ट फैमिली से यानी कि ताल्लुक़ रखता है। सो मैंने किसी ना यानी कि क्राइम में ना इन्वॉल्व होते हुए 18 साल जो प्रिजन के अंदर गुजारे हैं, जो मैंने सफ़र किया है, जो टॉर्चर यानी कि मुझ पे हुआ है, अब इन फ्यूचर मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ ना हो, यानी कि वो इस चीज़ के बारे में सोच रहा होता है, वो परेशान हो जाता है और दोबारा से वो एक अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है। इसके साथ साथ जो है हमें एक फ्रेज़ जो है वो बार बार पढ़ने और देखने को मिला है जिसका है एन ऑनेस्ट ट्रेड्समैन। फॉर जेरी क्रंचर ये यूज़ हुआ है। बेसिकली अब जेरी क्रंचर की जो मेन जॉब डिस्क्रिप्शन है जिसमें मैंने आपको पहले बताया है कि वो डेड बॉडीज़ का यानी कि जो ऑर्गन्स का बिजनेस करता है, साइंटिस्ट को यानी कि सेल आउट करता है। अब बेसिक मेन इवेंट इसमें यानी कि यूज़ जो हुआ है उसकी जॉब रेवोल्यूशन के लिए वो है कि रॉजर क्ले जो इंग्लिश स्पाई था जो बेसिकली एलिगेशन लगाई थी जिसने चार्ल्स डार्ने के ऊपर, उसकी डेथ दिखाई गई है। अचानक से उसकी डेथ हो जाती है वहाँ पे नॉवल के अंदर। सो जेरी क्रेंचर को किसी साथी के अपने साथी की वजह से पता चलता है कि अब जो रॉजर क्ले था वो मर चुका हुआ है, तो अब हमारे पास एक नई डेड बॉडी मिल गई है हमें जो हम सेल कर सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं उसका। तो वो यानी कि जल्दी जो है हम अपने जो बैंक जॉब है उसको छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं, प्लान करते हैं कि हम अब कब यानी कि उसकी डेड बॉडी को वहाँ से निकालें, जब यानी कि उसको लोग छोड़ के जाएं दफना के जाएं तो फिर हम उसको निकाल के उस डॉक्टर को दे दें। सो एज यूजली यानी कि वो इंतज़ार कर रहा होता है, तो जो उसका बेटा है यंग क्रंचर वो उसका यानी कि पीछा करते हुए वहाँ पे पहुँच जाता है, और उसे बड़ा ये अजीब लगता है कि मेरा फादर इस टाइम रात के यानी कि इस टाइम जो है वो ग्रेवयार्ड क्यों जा रहा है जब वो उसका पीछा कर रहा है। फिर वो छुप के उसको देखते हैं तो वो पूरा यानी कि इंसिडेंट देख लेते हैं कि वो किस तरह यानी कि जो अभी अभी जो कब्र बनी है उसके अंदर से डेड बॉडी को निकाल रहे हैं, और फिर उस जाके उसने वो उस साइंटिस्ट को वो बेच दिए। फिर जिसकी वजह से वो उसका बेटा उसे यानी कि क्वेश्चन करता है कि आप ये काम क्यों करते हैं, और इसी वजह से जो मदर है वो आपको बार बार यानी कि कर्स करती थी कि तुम ये काम छोड़ दो, तुम ये काम छोड़ दो, जिसकी वजह से वो सस्पिशियस था।
अब जो यानी कि मेन थीम था इसका रिजरेक्शन का, वो हमें कैरेक्टर में दिखाया गया है जेरी क्रंचर के अंदर, कि किस तरह ये जो इंसिडेंट था इसको सिग्निफाई कर रहा है थीम ऑफ रिजरेक्शन को। और साथ साथ जो उनकी जो ऑनर स्टेटमेंट की जो डिस्क्रिप्शन थी उसको थोड़ा रिवील किया गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है निटिंग और प्लानिंग है फ्रेंच रेवोल्यूशन की। बेसिकली निटिंग जो है वो मिसिस डिफाज का जो करेक्टर है उसको आइडेंटिफाई कर रही है कि मिसिस डिफाज जो है बेसिकली चाहती हैं कि एक रेवोल्यूशन हो जो एलीट क्लास, बेसिकली एवरमॉन्ट फैमिली को ख़त्म करने के लिए वो करना चाह रही थी। क्योंकि एवरमॉन्ट फैमिली ने कुछ उनके साथ ऐसा किया होता है, कोई क्राइम वगैरह, जिसकी वजह से वो उनसे बदला लेना चाह रही होती, रिवेंज लेना चाह रही होती। इकोइंग ऑफ फुटस्टेप्स बेसिकली इंडिकेशन कर रही है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुकी हुई है, एलीट क्लास को मर्डर किया जा रहा है, उनको कैद किया जा रहा है, और ये पूरी दुनिया में बात फैल चुकी हुई है। सी स्टिल राइजेस, इसका यानी कि टाइटल सिग्निफिकेंस ये है कि किस तरह रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई और अभी तक चल रही है। और टोटल यानी कि उस बुक के एंड तक वो 3 इयर्स का टोटल गैप दिखाया गया है, और 3 साल तक वो काम होता रहा है और आगे भी होगा जब तक वो एवरमॉन्ट फैमिली के उस मेंबर को ना ढूंढ ले, उसको सजा ना दे दें, बेसिकली चार्ल्स डार्ने को, चार्ल्स एवरमॉन्ट। फायर आइसेस एनकाउंटर ऑफ कंट्री साइड आफ्टर द गैस्पर्ड डेथ, बेसिक यानी कि गैस्पर्ड की डेथ हो चुकी है। गैस्पर्ड वो यानी कि कैरेक्टर है जिसने मॉसनियर मार्क्यूस को मर्डर किया था, और फिर उसको इन टेक ऑफ यानी कि जो सज़ा हुई, उसको पनिशमेंट हुई, वो ये थी कि टाइम्स के उधर एक जगह थी, वहाँ पे उसको फांसी दे दी गई और वहाँ पे फिर उसको यानी कि मार दिया गया वहाँ पे। इस चीज़ को यानी कि दिखाया गया है कि लोगों के अंदर जो पेशेंस था वो ख़त्म हो चुका है, और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो अपनी पीक पे है। और जो लास्ट चैप्टर है इस बुक के, टोटल 24 चैप्टर्स थे, तो जिनमें जो मेन जो इसमें टाइटल्स थे, जो मेन चैप्टर्स थे, उनको मैंने सिर्फ डिस्कस किया है। अब जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 24, वो दिखाया गया है कि टाइम 3 इयर्स गुजर चुके हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन को, और जो एलीट क्लास है उनको कुछ को मर्डर कर दिया गया है, कुछ को इम्प्रिजन करके रखा गया है, और स्पेसिफिक टाइम पे उनको मारा जाएगा। इसके साथ साथ जो है जो एलीट क्लास है, अब जाहिर बात है वो तो पकड़े गए हैं, कुछ मर गए हैं, तो जो पकड़े गए हैं उनके जो अकाउंट्स हैं, अब उनको तो जाहिर बात है कोई देख रहा नहीं है, कोई आगे वहाँ से विड्रॉ तो कर नहीं रहा, तो जो टाइसन बैंक है वो यानी कि भरा हुआ है वेल्थ से, तो उसको कोई खाली करने नहीं आ रहा, यानी कि वहाँ से कोई विड्रॉ करने नहीं आ रहा। ये एक इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन थी लास्ट चैप्टर। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प आउट करेगी इस नावल को यानी कि समझने में। ये बुक 2 की जो थी ओवरऑल समरी थी, डिटेल समरी, जो मेन इवेंट्स थे और करेक्टर्स थे और थीम्स के साथ इसको डिस्कस किया। अल्लाह हाफिज़।